अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हुज़ैर अली अमान। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया कार्बोनिका के बारे में बताऊंगा। इसके एक्शन, सिम्टम्स, डोज, इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही अच्छी न्यू वीडियोज़ को देखने के लिए। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात करते हैं कलकेरिया कार्ब के एक्शंस एंड डिटेल्स के बारे में। डॉक्टर हनीमन ने कलकेरिया कार्ब को दुनिया के सामने पेश करके ये जाहिर कर दिया है कि किसी तरह से ना हल होने वाले मादे भी दवा के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। कलकेरिया कार्ब रोज़ाना इस्तेमाल की दवा है और बेहतरीन एंटीसोरिक है। तमाम मटेरिया मेडिका में 3 ही मेडिसिन ऐसी हैं जिनका ताल्लुक करीब करीब हर दवा से है। या यूँ कहना चाहिए कि मटेरिया मेडिका की मेडिसिन के 3 ग्रोह हैं, यानी सल्फ़र, कलकेरिया कार्ब एंड लाइकोपोडियम का चक्कर बराबर कायम रहता है। जब तक इन तीनों मेडिसिन को मुकम्मल तौर पर नहीं समझा जाता, इस टाइम तक होम्योपैथिक मेडिसिन को समझना मुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। तीनों मेडिसिन का दायरा बहुत वसी है और इनका फेल बहुत गहरा है। हर मेडिसिन में कुछ अलामात ऐसी हैं जो तीनों में ही पाई जाती हैं, लेकिन कलकेरिया कार्ब को सल्फ़र से बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कलकेरिया कार्ब का पेशेंट साद मिजाज होता है जबकि सल्फ़र का गर्म मिजाज होता है। गर्मी से तकलीफ़ात बढ़ती हैं और सर्दी से कम होती हैं। कलकेरिया कार्ब के पाँव ठंडे होते हैं और इन पर चिपचिपा पसीना होता है और ऐसे मालूम होता है जैसे गीले तर मोज़े पाँव में पहने रखे गए हैं। मगर सल्फ़र के पाँव खुसूसियत से गर्म होते हैं, इन पर पसीना होता है और कलेजा बैठने का एहसास भी पाया जाता है। सल्फ़र के पेशेंट का कलेजा दोपहर 11 बजे बैठता है, लाइकोपोडियम का 4 बजे और कलकेरिया कार्ब का दिन के किसी हिस्से में बैठता है। कलकेरिया कार्ब बेलाडोना, नक्सोमिका, पल्सटीला और रिस्टाक से मिलती है और इन मेडिसिन के फेल में बहुत नज़दीक आती है। सल्फ़र और नाइट्रिक एसिड के बाद ये बेहतर काम करती है और इन हर दो के या ये हर दो कलकेरिया के माहमन है। कलकेरिया कार्ब इन लोगों के लिए मुफीद है जिनके रेशे नरम हों और जिनके रुगबत मोटी होने की तरफ हो, खनाजीरी मिजाज के हों। कलकेरिया कार्ब के हद के अंदर बहुत हद तक आता है। वो बच्चे जो मोटे हों, यानी जिनका जिस्म सिर्फ ऊपर से मोटा हो, अंदर से ताकत ना हो, पीले रंग के हों और जिल्द तमतमाहती हो, बाकायदा नौशरमा, सर बड़ा हो, तालू खुले हुए हों, पेट बड़ा हुआ बाकायदा हो और जुज़वी पसीने हों, सर पर पसीने की ज़्यादती हो, गदूद बड़े हुए हों, पेट में ठंडक महसूस हो। इन सब को कलकेरिया के बच्चे कह सकते हैं। इन अलामातों के अलावा रात के डर भी पाए जाते हैं। 2 से 3 बजे रात को बच्चे जागते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं और जल्द चुप नहीं होते और ना वालिदैन की किसी बात को समझ सकते हैं। सब बातें इनको दिन के टाइम याद नहीं रहती। मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, बल्कि कलकेरिया कार्ब के बच्चे दांत देर से निकालते हैं या देर में चलना सीखते हैं। कलकेरिया कार्ब के बच्चे सल्फ़र की तरह चुस्त चालाक नहीं होते। नौशरमा बाकायदा होती है, जिस्म की निस्बत से सर बड़ा होता है, नुक्स हड्डियों की नौशरमा में होता है। यही वजह है कि ऐसे बच्चों के तालू खुले रहते हैं। पसीना सिर्फ सर पर होता है, सीने और घुटने पर भी पसीना होता है। कलकेरिया का असर सानी ऐसे बच्चों के अंदर ये होता है कि बच्चे बेहद लगर हो जाते हैं, जिल्द लटक जाती है, मगर इस लगरगी के होते हुए भी पेट गैर कुदरती तौर पर बड़ा रहता है।
ऐसे बच्चे दर हकीकत खनाजीरी मजाज की पिक्चर बनती हैं और ऐसे ही बच्चों के लिए कलकरिया काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। गदूद इससे बहुत जल्द मुतासर होते हैं, वो सूज जाते हैं, मतूरम हो जाते हैं और बाज़ टाइम वो बीमारी या तकलीफ़ की जड़ बन जाते हैं। ये नुक्स अमूमन गले के गदूदों या पेट के गदूदों में या गदूद जज्बा में पाया जाता है। फास्फोरस में भी इस किस्म का वार्म मिलता है और ज़ख़म भी पाए जाते हैं। बच्चा बोलना और चलना भी देर से सीखता है, लेकिन याद रहे कि फास्फोरस का पेशेंट नाजुक होता है। इसका चेहरा खूबसूरत, पलकें लंबी और रेशम की मानद होती हैं, नरम बाल स्याह होते हैं। फास्फोरस के इस खनाजीरी मजाज को अगर ना रोका जाए तो फास्फोरस का ऐसा पेशेंट जल्द तर दिक में मुब्तला हो जाता है। कलकरिया काब में खटास एक मखसूस कैफियत है। जिस्म में खटास, ज़ायका खटा, पखाना और पेशाब से खटास की बू आती है। अलामात सर्दी लगने से पैदा होती हैं या बढ़ती हैं। जब कभी पेशेंट ऐसा दिखाई दे जिसमें नशोरमा की बेकायदगी, क़ुव्वत हाज़मा में कमज़ोरी, पेशेंट सर्द मिजाज हो, पानी छूने से सर्दी से तकलीफ़ात बढ़ती हों, पाँव में ठंडा चिपचिपा पसीना हो और कलेजा बैठता हो, तो कलकरिया काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सर्दी की अलामात के अलावा गर्मी और जलन के एहसास भी होते हैं। सर में गर्मी का एहसास, इस ज़मान में ये याद रखना भी मुफीद होगा कि कलकरिया काब में सर्दी में सर में पसीना होता है और पेशानी में ज़्यादातर होता है। लाइकोपोडियम की तरह सलीशा में बुखार की हालत में सर नंगा करने से या चादर उतारने से पेशेंट आराम महसूस करता है। रात के टाइम पाँव के तलवों में जलन होती है, हाथों पर भी जलन होती है। याद रहे कि कलकरिया काब का हाथ नरम और तर होता है, हाथ फट जाते हैं। रात के टाइम पसीने की ज़्यादती होती है जो या तो खट्टा होता है, बगैर किसी बू के खून मिले पसीने भी इसमें पाए जाते हैं। गर्मी की दूसरी अलामत हमें सांस में मिलती है। सांस गर्म होती है और मुंह में भी गर्मी होती है। पानी पीने के बाद चाहे कितनी ही मिकदार में क्यों ना हो, मुतली होती है, मगर ये याद रहे कि अगर पानी के अंदर बर्फ़ पड़ी हो तो मुतली नहीं होती। कलेजा बैठने का जिक्र ऊपर किया गया है, मगर इसमें थोड़ी सी वज़ाहत की ज़रूरत है। कलकरिया काब में भूख दरिंदों जैसी होती है। खांसी खाने के बाद भूख और खालीपन का एहसास या सुबह सवेरे खालीपन और भूख का एहसास इसमें पाया जाता है। अगर सुबह को टाइम पर नाश्ता ना मिले तो दर्द सर हो जाता है। रोज़ा रखते टाइम या भूख के टाइम मुतली, खट्टी डकारें, खट्टे इसहाल, जिस्म में खटास की बू होती है, दूध माकिफ ना आए, इसलिए अगर दूध पिया जाए तो खट्टे दही की क्या होती है। जब कलकरिया काब के बच्चे दांत निकालना शुरू करते हैं तो दांत बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। बाज़ टाइम तशंज भी हुआ करता है और ये तशंज और दौरे अक्सर मुसलसल होते हैं। ऐसे तशंज में भी कलकरिया काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे तशंज के लिए बेलाडोना की बेनिस्बत कलकरिया काब इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि कलकरिया काब सिर्फ ऐसे दर्दों और तशंज को रोकेगी बल्कि दांतों के निकलने में भी मदद देगी और बच्चों के मिजाज को भी बदल देगी। अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में अशुभ चश्म होता है। बाज़ टाइम पुतली पर उबले होते हैं और इनसे आँख के ज़ाया होने का खदशा होता है। ज़ख़म भी पड़ जाता है। मसनूई रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आँखों से गाढ़ी जर्द
रतूबत निकलती है। ऐसी हालत में जब सख्त तकलीफ़ या हाथ तकलीफ़ ठीक हो जाए तो पुतली का जाला मटाने के लिए या आँखों के पपोटों के मुज़मन सख्ती और मोटापन हटाने के लिए कलकरिया काब एक बेहतरीन दुआ बन जाती है। दांत निकालने के ज़माने में बच्चे की तकलीफ़ यही ख़त्म नहीं होती बल्कि इनकी जिल्द पर ख़ारिश के दाने ख़ुसूसन अकोटा भी निकला करता है। ये अकोटा खोपड़ी पर ज़ाहिर होता है और नीचे की तरफ यानी चेहरे के ऊपर फैलने की रुग़बत हुआ करती है। अमूमन ये चूंटियों की सूरत में चेहरे या खोपड़ी पर ज़ाहिर होते हैं। इस पर मोटे खरेंड होते हैं। ऐसे हालात में एक और निशान भी बच्चों के अंदर पाया जाता है, वो ये कि नींद से जागकर बच्चे सर को खुजलाते हैं। मालूम होता है कि जिस टाइम नींद चुस्ती व चालाकी में तब्दील होती है तो मौजूदा अकोटा के अंदर ख़ारिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जागते ही सर को खुजलाना शुरू कर देते हैं। इन्हें खनाजीरी मजाज के बच्चों में बैरूनी कान या कान की नाली कान के दरमियान वार्म होता है। कलकरिया काब ऐसे वार्मों के लिए एक बेहतरीन दुआ है। जब बलगमी झिल्ली मोटी हो जाए और सुनने में दिक्कत हो, कानों में गर्जन और बनबनाहट की आवाज़ें हों तो कलकरिया काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कानों से सलान मवाद मिला होता है। कानों के पर्दे मोटे मालूम होते हैं, इन पर दाने नज़र आते हैं। कानों में दर्द अचानक झटके वाले और तपकन वाले होते हैं। जब ये अलामात हो तो कलकरिया काब के बाद सलेशिया बेहतर काम करती है, मगर याद रहे कि सलेशिया के पेशेंट का सर जिस्म की बेनिस्बत बड़ा होता है और इसी तरह से सलेशिया का पसीना भी कलकरिया से मुख्तलिफ होता है। आँखों और कानों के इन वार्मों के साथ गदूद, चाहे वो गर्दन के हों, बगलों के हों या किसी और जगह के हों, बढ़ जाते हैं। ये सख्त होते हैं और मेडिसिन्स का असर इन पर आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। जब ये गदूद गले में होते हैं तो पेशेंट कोई चीज़ निगल नहीं सकता। बाएं गदूद की मुज़मन तकलीफ़ कलकरिया काब के हल्के असर में आती है। गले के बाईं तरफ एक गोली का एहसास होता है जिसको पेशेंट निगलना चाहता है। बाएं गदूद से दर्द कान तक पहुंचता है। जाहिर है कि गदूदों की जब ये हालत होगी तो यकीनी तौर पर नज़ला और ज़ुकाम भी मौजूद होगा। कलकरिया काब में नज़ला और पुराना ज़ुकाम पाया जाता है। नाक के नथने मोटे हो जाते हैं या इनमें ज़ख़म पड़ जाते हैं या नथनों के गिर्द तर दाने होते हैं। नाक में सड़े हुए अंडों की सी बू आती है। नाक बंद हो जाते हैं। पेशेंट को रात को नक्सीर आती है। ऐसी सूरत में बेलाडोना भी कलकरिया काब की सानी बन जाती है। कलकरिया काब के बच्चे मौसम सरमा में हैज़ा या इस हाल में मुब्तला हो जाए तो कुछ अलामातें हमें दिखाई देती हैं। अंडों की गैर मामूली ख्वाहिश हो कि अंडों की ये गैर कुदरती ख्वाहिश इस सल्फ़र की वजह से हो जो अंडों में मौजूद रहता है। ऐसे बच्चों में अंडों के गैर कुदरती ख्वाहिश होती है। दूध मुआक़िफ़ नहीं आता। जो ही बच्चा दूध पीता है वो खट्टा दही बनाकर निकाल देता है, या अगर दूध किसी तरह आंतों में पहुंच जाए तो बिल्कुल सफ़ेद पखाना की सूरत में निकल आता है। दरिंदों वाली भूख और प्यास होती है, मगर प्यास ज़्यादातर शाम के टाइम होती है। कलकरिया काब के दस्त भी शाम को ज़्यादा होते हैं। सल्फ़र के दस्त सुबह को ज़्यादा होते हैं। ये दस्त सब्ज़ या सब्ज़ी माइल होते हैं और इनमें ग़ज़ा की गैर मुतहज़म अज़ा मौजूद होते हैं। ये अमूमन पानी जैसे पतले और खट्टे होते हैं। ये अलामात अतूज़ा में भी पाई जाती है। अतूज़ा का पेशेंट जिस टाइम कोई चीज़ पीता है
या ख़ुसूसन दूध पीता है तो वो सफ़ेद या जर्दी माइल दही बनाकर कै कर देता है। कै के बाद बच्चा इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि वो फ़ौरन सो जाता है। एंटीक्रूडम में भी ये कैफियत पाई जाती है। इसका बच्चा भी दूध को छोटे छोटे दही के सफ़ेद टुकड़े बनाकर निकाल देता है, लेकिन कै के बाद वो दोबारा दूध नहीं पीता। जबकि एथुसा का बच्चा कै के बाद दूध पीना चाहता है और भूखा मालूम होता है। क्रेज़ूट में भी यही कैफियत पाई जाती है। क्रेज़ूट का पेशेंट का मैदा इस कदर कमज़ोर होता है कि वो कोई भी चीज़ या ग़िज़ा अपने अंदर रोक नहीं सकता और ना हज़म कर सकता है, इसलिए ग़िज़ा की कुछ घंटों बाद कै हो जाती है। फास्फोरस और आर्सेनिक भी इस ज़िमरे में आ सकती हैं। सर के पानी उतर आने की हाद कैफियत में कलकरिया काब इस्तेमाल होती है। यहाँ भी दूसरे मौक़ों की तरह से सल्फ़र के बाद काम आती है। कलकरिया काब का इस्तेमाल इस टाइम करना चाहिए जबकि कलकरिया काब का मजाज या कलकरिया काब की बनावट मौजूद हो। पेशेंट का सर गर्म होता है, चेहरे पर तमतमाहट होती है, नींद में चौंकना होता है। ये बेलाडोना की अलामात हैं। बेलाडोना इसमें फ़ायदा देगी, मगर चंद दिन बाद बेलाडोना का असर ख़त्म होगा तो बच्चे की वही हालत हो जाएगी। ऐसी हालत में अक्सर सल्फ़र दवा हुआ करती है और बाद में कलकरिया काब की अलामत ज़हर होती है, लेकिन बच्चे की बनावट और मजाज कलकरिया काब की है तो कलकरिया काब ही देना मुनासिब होगा। ये याद रखें कि बेलाडोना और कलकरिया काब आपस में महावन है और ख़ुसूसन दांत निकलने के ज़माने में और दिमागी तकलीफ़ात में ये एक दूसरे के पहले और बाद काम करती हैं। वो इंसान जो कुदरती कलकरिया काब के पैदा होते हैं, इनके अंदर शुरू से कलकरिया काब के हज़म करने या जज़ब करने की ताकत नहीं होती, इसलिए वो मोटे होते हैं। इनकी हड्डियों में बजाय सख्ती के नरमी होती है, या यूँ कहना चाहिए कि हड्डियों के अंदर गर्मी की मिकदार ज़्यादा हुआ करती है। यही वजह है कि ऐसे पेशेंट्स की हड्डियाँ जल्द टेढ़ी हो जाती हैं और इनके अंदर तबाहकुन अमराज पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि हड्डियों की नशोनुमा बिल्कुल बंद हो जाती है और पेशेंट सूखे की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। लड़कियों को अगर पहली दफ़ा पीरियड्स देर से आएँ तो अक्सर इसी दुआ का इस्तेमाल होता है। ऐसी लड़कियां बज़ाहिर मोटी ताज़ी मालूम होती हैं, मगर वो अक्सर सर और सीने में वार्मी कैफियतों का शिकार रहती हैं। ऐसी मोटी लड़कियों का खून का मुआयना किया जाए तो पता लगता है कि इनके खून में सुर्ख अज़्ज़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी लड़कियां धड़कन, दम और सर दर्द की शिकायत करती हैं और ये तकलीफ़ात ज़िना या पहाड़ पर चढ़ने से बढ़ जाती हैं। ऐसी लड़कियों में कलकरिया काब पीरियड्स को जारी करता है और बाकी तकलीफ़ात को भी ठीक करता है। सन बलोगत में जब फेफड़ों की दिक और ऐसी किस्म की दूसरी अलामात का खदशा पैदा हो जाए और जब पेशेंट का दम फूले, धड़कन हो, सीना और सर पर खून के दौरान हो या फेफड़ों से सलाने खून हो और ये तकलीफ़ात ज़िना या बुलंदी पर चढ़ने से बढ़े। रात के टाइम खुश्क खांसी जो सुबह को तर हो जाए, पेशेंट को बुखार हो जो शाम के टाइम बढ़ जाए, जिसमें पसीना हो, सीने पर हाथ लगाने से धड़कन हो, मैदे में अपतरी हो, पेशेंट कोई भी ग़िज़ा बग़ैर कै और मुतली के ना खा सके, मुज़मन हसाल और कांच भी निकले, तो इन सब हालतों में ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कलकरिया काब में पेशेंट मोटा और खनाजीरी होता है
और इसकी बचपन की हिस्ट्री पुकार कर कलकरिया कार्प की याद दिलाती है। फास्फोरस का पेशेंट दुबला पतला, लंबा और तंग सीने वाला होता है और इसका जिस्म कलकरिया कार्प के जिस्म से ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। कलकरिया कार्प का काम यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि दिक में इस टाइम भी काम आती है। इसका असर ख़ुसूसन सीने के दाहिनी तरफ होता है, या ऐसे कहना चाहिए कि दाहिने फेफड़े के दरमियान में हुआ करता है। सीने के दाहिनी तरफ के दरमियान में दर्द होता है और बलगम की खड़खड़ाहट तमाम सीने में ख़ुसूसन दाहिनी तरफ सुनाई देती है। बलगम खून मिला, जर्दी माइल सब्ज़ और मवाद मिला होता है। पेशेंट को गोश्त से सख्त नफ़रत होती है और अगर खा भी ले तो वो गैर हज़म निकल जाता है। लगर्गी दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जाती है और पसीने भी ज़्यादा होते हैं। और अगर पेशेंट औरत है तो पीरियड्स रुक जाते हैं। यही टाइम कलकरिया कार्प के इस्तेमाल का होता है, मगर याद रहे कि ऐसे हालात में कलकरिया कार्प को बहुत ऊंची ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेंट की मौत को बुलाना है। ऊंची ताकत में इस्तेमाल करना पेशेंट की मौत को बुलाना होता है। बड़ी उम्र में औरतों की तकलीफ़ात में ख़ुसूसन पीरियड्स की बेकायदगियों में कलकरिया कार्प इस्तेमाल होती है। जब पीरियड्स बहुत जल्द आएँ, 2 या 3 हफ्तों के बाद मिकदार में ज़्यादा हो, जब जज्बात से या जिस्मानी मेहनत से खून शुरू हो जाए, पेशेंट के सर पर पसीना हो और पाँव ठंडे हो जाएं, तो कलकरिया कार्प का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पीरियड्स रुक जाएं और ये रुकावट पानी में काम करने की वजह से हो तो कलकरिया कार्प मुफीद हुआ करती है। पीरियड्स रुकने के लिए कलकरिया कार्प के साथ मिलती जुलती दुआ बेलाडोना है, मगर इसमें सर में खून का दौरानिया जिस्म पर ठंडक में तपकन मौजूद होती है। जलसीनियम इस टाइम काम देती है जबकि पेशेंट गनुदगी की हालत में हो। गुलाइनाइन का इस टाइम ख्याल करना चाहिए जब सर में शदीद तपकन हो और ख़ुसूसन जब पेशाब के अंदर अल्ब्यूमिन हो। एकोनाइट में पीरियड्स खौफ से या शदीद जज्बात से रोका करते हैं। इसके पाँव ठंडे और चिपचिपे होते हैं। कलकरिया कार्प में नीचे दबाने वाले दर्द भी पाए जाते हैं। खसीतो रैम या रैम में दर्द भी होते हैं जो दाहिनी तरफ रानों के नीचे तक जाते हैं और इन दर्दों में ज़्यादती लिखने से या पढ़ने से होती है। कलकरिया कार्प का सलानो रैम मिकदार में ज़्यादा होता है और इसके साथ जलन और ख़ारिश काफ़ी हुआ करती है। ये सलानो रैम अमूमन दूध जैसा होता है या जर्द गाढ़ा होता है। ये याद रहे कि कलकरिया कार्प अमूमन इन सलानो रैम में काम आती है। छोटी लड़कियों के सलानो रैम में एक और दवा भी नहायत मुफीद है, वो है कॉलोफाइलम। इस मेडिसिन में भी सलानो रैम मिकदार में ज़्यादा होता है और लड़की को बहुत कमज़ोर कर देता है। मर्दाना अलात तनासल में इसका असर भी आते हैं। कलकरिया कार्प इस कमज़ोरी के लिए है जो जलक या कसरत मुबाशरत के बाद पैदा हुई हो, इसमें भी मुफीद है। कलकरिया कार्प इस टाइम इस्तेमाल होती है जबकि ख्वाहिश नफसानी दिमागी तौर पर बड़ी हुई हो, यानी नफसानी ख्यालात या नफसानी ख्वाहिश तो बड़ी हुई हो मगर ताकत ना हो। सेक्स के बाद टाइम बहुत कमज़ोरी होती है। डिस्चार्ज या तो पूरे तौर पर होता ही नहीं या बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर पेशेंट सेक्स कर भी ले तो सेक्स के बाद चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है और घुटनों में कमज़ोरी हो जाती है। मगर जब ग़िज़ा की कमी की वजह से कमज़ोरी पैदा हो चुकी हो और सेक्स के बाद सर दर्द और घुटनों में कमज़ोरी हो जाती है, जो ऐसी हालत में डिस्कोरिया की चंद खुराकें काफ़ी हुआ करती हैं। कलकरिया कार्प के दिमागी और असाबी अलामात भी जिस्मानी अलामात से कम नहीं है। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कलकरिया कार्प का पेशेंट काहिल होता है। यही बात इसकी दिमागी हालत में भी मिलती है। मसलन
पेशेंट को हर टाइम खदशे खदशे लगे रहते हैं, वो डरता है कि कहीं पागल ना हो जाए और दूसरे इंसान इसकी दिमागी हालत को मालूम ना कर लें। इसको हर टाइम बीमारियों की फ़िक्र लगी रहती है। जैसे जैसे शाम को टाइम आता है इसका डर और खौफ बढ़ता जाता है। आंखें बंद करने से इसको शक्लें दिखाई देती हैं, पेशेंट चीखता है, चिल्लाता है और बेहोशी भी पाई जाती है। इसके अंदर ये अलामात मिले तो कलकेरिया काब एक बेहतरीन दुआ हुआ करती है। कलकेरिया काब का असर निज़ाम हस्बी पर नुमायाँ होता है। जब इन तकलीफ़ात में कलकेरिया काब दुआ हुआ करती है तो ये अलामात पाई जाती हैं, यानी पेशेंट एक बेचैनी की नींद में चला जाता है, इसको परेशान कुन ख्वाब नज़र आते हैं और पेशेंट जाग जाता है। इसको फिर से नींद आती है और फिर से ऐसे ही ख्वाब आते हैं। जैसे ही वो आंखें बंद करता है इसको मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान और चीज़ें दिखाई देती हैं, मगर आंखें खोलते ही सब गायब हो जाती हैं। बेख्वाबी में भी इस दुआ का इस्तेमाल होता है। ये बेख्वाबी महज सतही नहीं होती और ना इस किस्म की होती है कि पेशेंट को 2-4 घंटों तक नींद ना आए। ये बेख्वाबी बहुत लंबी होती है। पेशेंट कई कई दिनों तक बीमारी की वजह से या असाबियत की वजह से जागा करता है, मगर आंखें बंद करने से इंसानों की शक्लों का नज़र आना इस बेख्वाबी में मखसूस बात है। मामूली बात पर ये शोर शराबे पर पेशेंट चौंक पड़ता है और इसको तशंज होता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है और ऐसा मालूम होता है कि पेशेंट पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। ऐसी हालत में कलकेरिया काब 30 पोटेंसी की खुराकें अगर दिन को दे दी जाएं तो पेशेंट की रात बहुत सुकून से गुजरती है। कलकेरिया काब ऐसी तकलीफ़ात को अमूमन ठीक कर देती है, इसीलिए नींद आती है। कलकेरिया काब ने मिर्गी के इलाज में भी काफ़ी शोहरत हासिल की है, मगर याद रखें कि मिर्गी के दर्दों को रोकने के लिए कलकेरिया काब दुआ नहीं हुआ करती, बल्कि ये दुआ मजाज को ठीक करके पेशेंट को ही ठीक कर देती है और पेशेंट के ठीक होने से मिर्गी के दौरे भी रुक जाया करते हैं। मगर मिर्गी का शोला मैदे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है और फ़ौरन ही पेशेंट के अंदर तशंज पैदा कर देता है और पेशेंट गिर जाता है। ये अलामात नक्सुमी का बुफुराना ओसलिशा में भी पाई जाती है। बाज़ टाइम कलकेरिया काब के मिर्गी के पेशेंट में बाजू में चूहा दौड़ता हुआ मालूम होता है और बाज़ टाइम ये शोला पाँव से रहम में या दूसरे अज़ा में जाता मालूम होता है। कलकेरिया काब के मिर्गी के असबाब दर्द मुज़बन खारिश, कसरत जमा और खारिश के दानों का दब जाना हुआ करता है। इन हालात में भी कलकेरिया काब सल्फ़र के बाद अच्छी तरह काम करती है। सल्फ़र में भी बाजू में चूहे दौड़ने का एहसास पाया जाता है। असबाब भी तकरीबन एक ही मालूम होते हैं। कलकेरिया काब ऐसी हालतों में इस टाइम काम देती है जब सल्फ़र पेशेंट को ठीक ना कर सके। हड्डियों की तकलीफ़ात में और रीढ़ की तकलीफ़ात में ये एक अजीब दुआ है, ख़ुसूसन अगर रीढ़ की तकलीफ़ात गर्दन के नीचे कंधों के दरमियान इन बच्चों में पाए जाए जो बच्चे चलना और बोलना देर में सीखते हैं। ऐसे बच्चों के पाँव हमेशा बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और थूकने पर उज़लात कमज़ोर होते हैं। टांगें जिस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये ना समझना चाहिए कि कलकेरिया काब के बच्चे चलना ही नहीं जानते, बल्कि हकीकत यह है कि इनकी टांगों में इस कदर कमज़ोरी होती है कि वो चल ही नहीं सकते। जोड़ों की तकलीफ़ात में कलकेरिया काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बाई के दर्दों में ये मेडिसिन बड़े काम की चीज़ है। ये तकलीफ़ात पानी में काम करने से पैदा होती हैं। पेट और कंधों के उज़लात के बाई के दर्द को अगर रिस्टाक शिफा न दे तो कलकेरिया काब ही दुआ होती है। कमर के दर्द के लिए रिस्टाक ही बेहतर दुआ है। चाहे दर्द हरकत से काम हो या ना हो, मगर याद रहे कि अगर हरकत के आगाज़ पर तकलीफ़ात हो और मुसलसल हरकत से कमर में दर्द का आराम हो तो कलकेरिया फ्लोर दुआ हुआ करती है।
अगर कमर में यकायक दर्द पैदा हो जाए तो स्केल अमूमन दर्द रफ़ा करती है। नक्सोमीका पिठ के बाई के दर्द में इस टाइम काम देती है जब पेशेंट बिस्तर पर बगैर उठकर बैठने के करवट ना ले सके। कलकरिया काप अमूमन दाहिनी तरफ की दुआ है। ये दाहिना हिस्सा सर का हो, दाहिनी आंख का हो, चेहरे का दाहिनी हिस्सा, पिठ का दाहिना हिस्सा, लाते तनासिल का दाहिना हिस्सा, पिठ का दाहिना हिस्सा और दाहिने बाजू पर असर करती है। गर्दन के बाएं हिस्से पर, सीने के बाएं हिस्से पर और बाएं टांग पर भी असर करती है। कलकरिया काप में एक सहमी हुई कैफियत पाई जाती है और इसके अंदर बहुत गहरे उज़लात में दंबल मिलते हैं। मसलन गर्दन में, रानों में और पेट में अगर दंबल बार बार पैदा हों और निकलते रहें तो कलकरिया काप एक बेहतरीन दुआ बन जाती है। जब अलामात पेशेंट के अंदर कलकरिया काप की मौजूद होती हैं तो वो दंबल भी जिनके अंदर मवाद बन चुका हो तो कलकरिया काप से ठीक हो जाती हैं। ना सिर्फ ऐसे हालात में दंबल ही रफ़ा हो जाते हैं बल्कि सहमी हुई कैफियत भी जाती रहती है। ये याद रहे कि सल्फ़र और कलकरिया काप में पकाने की ताकत है, मगर कलकरिया काप के अंदर अजीब किस्म की ताकत है जिससे मवाद एक जगह जमा होता है और सुकर जाता है। अक्सर सलीशा दंबलों के लिए दुआ हुआ करती है, मगर जहाँ फोड़ा ख़तरनाक जगह पर हो तो इस फोड़े को सलीशा देकर फाड़ना चाहिए और ना किसी होम्योपैथिक दुआ से फाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस टाइम हड्डी पर चोट आने की वजह से वार्म हो जाता है और जल्द मवाद बनता है। अगर कलकरिया काप दुआ बनती है तो कलकरिया काप देनी चाहिए। वो नाक में हो, कान में हो, शर्मगाह में हो, मसाने में हो, कलकरिया काप से ठीक होती है। पेशेंट की तबीयत कलकरिया काप की हो, भारी बोझ उठाने से, मेहनत से, चलने से अगर तकलीफ़ात में पैदा हो या चोट लग जाए और तो रिस्टार्ट के बाद कलकरिया काप दुआ हुआ करती है। सूखे के मर्ज़ में भी कलकरिया काप एक बेहतरीन दुआ है। पेशेंट खाता बहुत है, नशरमा की कमी बहुत ज़्यादा होती है, पसीनों की ज़्यादती और दस्तों की ज़्यादती होती है, हाथ और पाँव ठंडे होते हैं, पेट में दर्द होता है, पेट बड़ा होता है या ढोल की तरह मालूम होता है, पेट के गदूद बढ़ जाते हैं, गर्दन के गदूद भी बढ़ जाते हैं। इन गदूदों में पकने की रुग़बत होती है और अगर वो फट जाए तो इनमें नसूर बन जाता है जो मुश्किल से ठीक होता है। बच्चे अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं। कलकरिया काप दिमागी कमज़ोरी से पैदाशुदा सर दर्द में भी काम आती है और यही वजह है कि स्टूडेंट्स के सर के दर्द में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे ही पेशेंट दिमागी मेहनत करता है सर गर्म हो जाता है। वार्मी कैफियतों में भी सर में शदीद दर्द खून होता है, सर गर्म और भारी होता है लेकिन चेहरा पीला और पाँव ठंडे होते हैं। इन मुज़मन सर के दर्दों में ये मुफीद है जिनके साथ चक्कर होते हैं, मगर कलकरिया काप के चक्कर यकायक घुमाने से या जीना चढ़ने से या पहाड़ी पर चढ़ने से बढ़ जाते हैं। सर्दी से मरतूब मौसम में और पानी में काम करने से तकलीफ़ात बढ़ती हैं। मरतूब मौसम में लिखने से या पढ़ने से आँखों में थकावट पैदा हो जाए, पाँव ठंडे हो और पसीने से तर हों, हथेलियाँ ठंडी और चिपचिपी हों तो कलकरिया काप दुआ हुआ करती है। इसी तरह पानी में काम करने से अशूब चश्म हो जाए या बहरापन हो जाए तो कलकरिया काप दुआ हुआ करती है। दांत का दर्द ठंडी हवा से या ठंडे पानी से बढ़ता हो या पैदा होता है। जिगर का बढ़ना इस दुआ में पाया जाता है। जिगर को हाथ लगाने से दर्द होता है और कपड़ों का बर्दाश्त भी नहीं होती।
इसके साथ साथ बाज़ टाइम इस्तिकाक और यरकान भी देखा जाता है। पित्ते के दर्द में, पित्ते की पत्थरियों के दर्द में और गुर्दे के दर्द में कलकरी काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस हालत में शदीद किस्म के तीरके से दर्द होते हैं और पसीने की ज़्यादती होती है। एसाबी दर्द और फालजी कैफियतों में भी कलकरी काब बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एसाबी दर्दों में सलीशिया और कलकरी काब की अलामात को इस तरह बयान किया जा सकता है कि सलीशिया की अलामात बाजुओं में फाड़ने वाला दर्द, कलाई में हड्डियों के अपनी जगह से हट जाने का सा दर्द, ज़रा सी हरकत से हाथ में लंगड़ापन और ईंधन का सा दर्द होता है। रात के टाइम हाथों में सो जाने का एहसास होता है, हाथों में सुन्न होने का और चूंटियों के चलने का एहसास होता है। दाहिने बाजू में लर्जा और बेचैनी होती है। कलकरी काब की अलामात किसी चीज़ को पकड़ने से या हरकत से बाजू में चोट का सा दर्द, जिसमें हरकत से गोली लगने और फाड़ने वाले दर्द हो तो माम बाजू में पठन होती है। ऊपरी बाजू में और कैनी में गोली लगने जैसे और काटने वाले दर्द हों। रात के टाइम बाजू में खिंचन और पठन हो। अगले बाजू के बैरूनी जानिब कैनी से कलाई तक दौरे वाले और फाड़ने वाले दर्द हों। एक या दोनों बाजुओं में ईंधन हो। रात के टाइम हाथों में ईंधन जब तक पेशेंट सुबह को बिस्तर से ना उठे। उंगलियों में ईंधन की सी खिंचावट होती है। हाथों में दर्द और कमज़ोरी। सुबह के टाइम हाथों में लर्जा, बाजुओं में कमज़ोरी और एक किस्म का लंगड़ापन होता है। सर्दी की अलामात के अलावा कलकरी काब में हिद्दत और जलन के एहसास भी पाए जाते हैं। सर में हिद्दत और जलन, इसके साथ साथ सर के पसीने को भी ना भूलना चाहिए, जो ज़्यादातर पेशानी पर ज़ाहिर होते हैं। बुखार के दौरान कपड़ा उतारने से लाइकोपोडियम की तरह आराम मिलता है। रात के टाइम पाँव के तलवों में जलन होती है, हाथ में जलन होती है। अमूमन रात के पसीने मिकदार में ज़्यादा होते हैं, जिनमें खट्टी बू होती है या बगैर बू के होते हैं। पाँव के पसीने भी कलकरी काब में सलीशिया की तरह पाए जाते हैं, लेकिन सलीशिया में पसीना बदबूदार होता है, जबकि कलकरी काब में खट्टा या बगैर बू के होता है। खून मिला पसीने भी कलकरी काब में पाए जाते हैं। पानी पीने से मुतली पैदा होती है और दरिंदों जैसी भूख होती है। खाने के फ़ौरन बाद और सुबह सवेरे भूख और खालीपन का एहसास होता है। अगर पेशेंट ठीक टाइम पर नाश्ता ना करे तो सर में दर्द होने लगता है। रोज़ा रखने से मुतली होती है। बाएं गद्दूद से कान तक दर्द होता है। दाहिने कंधे के नीचे काटने वाला दर्द होता है, जो दाहिने जानिब पसलियों के नीचे पेट में और मैदे में जाए। मकद में रिंगन जैसे कीड़ों से हो। मेंबर्स में जलन, मेंबर्स के निचले हिस्से में बोझ होता है। पखाना सख्त हो, पेशाब बदबूदार, नामर्दी, पीनस ठंडा और ढीला होता है। कलकरी काब टीबी के बिल्कुल इब्तदाई कैफियतों की दुआ है, जबकि तकलीफ दाहिने फेफड़े के ऊपरी हिस्से में रोनुमा हो। सीने में हरकत करते टाइम या मौफा जानिब लेटी हुई हालत में सुइयां चुभने के से दर्द हों। ठंडे मकान में के अंदर जाने से या सर्दी से खांसी पैदा होती है। सड़सड़ाहट वाली खांसी जिसके साथ थोड़ा सा बलगम आसानी के साथ निकल आए। सीने में खड़खड़ाहट हो। वार्म, छोटी चर्बी का चढ़ना टांग की वरीद में वार्म की वजह से टांग मतूरम हो जाए।
टांग लटकाने से वार्म और दर्द बढ़ जाए और टांग को ऊपर उठाने से सुकून हो। ठीक यही हालत हमें लंगड़ी के दर्द अर्क नसाब में मिलती है, जो पानी में खड़े होकर काम करने से पैदा होता है। जोड़ों में कड़कन होती है, जैसे इनमें रतूबत सूख गई हो। जिल्द खुरदुरी होती है, इसमें फटने की रुगबत हो। हाथ फट जाएं, दाहिने कान के पीछे उबार होता है। सुबह सवेरे अलामात बढ़ती हैं, उस दांत की गहराई में फोड़े, बच्चों के सर पर या जिस्म पर फोड़े होते हैं। अजीब एहसास ये हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे पाँव में गीले मोज़े पहने रखे हैं। अज़ा में चूहे दौड़ने का एहसास, बैरूनी हिस्से में मोच का सा दर्द होता है, आँखों के अंदरूनी हिस्से में और फेफड़ों की नालियों में रेत का एहसास होता है। कांटे चुभने, तीर लगने और ख़ारिश का एहसास होता है, जिसको खुजलाने से आराम मालूम हो। जब ठंडी हवा जिस्म को लगे या यकायक दांतों को धोती हुई मालूम हो, जिससे दांत में दर्द पैदा हो, पेट में कड़कड़ाहट हो, 3 बजे सुबह टांगों में ईंधन हो, पानी से हाथ फट जाएं। ये थे कलकरिया काप के एक्शंस एंड डिटेल्स। चलें अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स नंबर 1 पर आ जाता है माइंड, दिमाग। पेशेंट में बेहद परेशानी, धड़कन के साथ गमगीन, हर काम से बेरुखी, खौफ, मुस्तकबिल की बदकिस्मती का या ख्याली तकलीफ़ का, शाम के टाइम इस अमर का डर कि इसकी अक्ल चली जाएगी या दूसरे लोग इसके दिमाग को जान लेंगे। ज़िद्दी हो, हर ज़रा सी मेहनत सर में गर्मी पैदा कर दे। पेशेंट कांपता और रोता है, जूं शाम नज़दीक आती जाए, काम या मेहनत से नफ़रत हो। हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो, भूल जाए, अल्फाज गलत जगह इस्तेमाल करे और अपने ख्यालात का इजहार गलत करे। पागलपन, हैज़ानी कैफियत के साथ डर जो मैदे में उठता मालूम हो, बगैर किसी वजह के चिड़चिड़ापन, बेचैनी, परेशानी और गमगीनी के साथ। नंबर 2 पर आते हैं हेड, सर। पेशेंट को चक्कर आते हैं, खुली हवा में चलने से, खासकर सर घुमाने से, बुलंदी या जीना चढ़ने से या ऊपर देखने से ऐसा मालूम हो जैसे कि हर चीज़ घूम रही है, जिसकी राती सुबह सवेरे मुतली और क्या के साथ हो। चक्कर, पेट में इज्तिमा खून, दिल के आधे निचले बाएं हिस्से में ऐसे के बढ़ जाने या पीरियड्स रुक जाने के साथ, सर में खून का चढ़ आना, सर में हिद्दत के साथ सर पर ठंडक हो, सर में दर्द और पेशानी में भारीपन जिसकी ज़्यादती पढ़ने से या लिखने से हो, पेशानी में दर्द करने वाला दबाव जो नाक में आए, सर में सुइयां चुभें, शाम के टाइम बाएं जानिब अक्सर एक तरफ दर्द, खाली डकारों के साथ, सर में दर्द भारी चीज़ें उठाने से हो, दिमागी मेहनत से मुतली के साथ, सर गर्म भारी मालूम हो, चेहरे में पीलेपन के साथ, सर बड़ा तालु खुले हुए, खोपड़ी में ख़ारिश हो, बच्चे नींद से जाग कर सर खुजलाएं या इस टाइम सर खुजलाएं जब इनको नींद से जगाया जाए, बालों का गिरना, सर पर बालों में खुजली के दाने, सर में पसीना जिससे तकिया भीग जाए,
पेशानी पर छोटे छोटे दाने हों, पेशानी में पागल बना देने वाले दबाने वाले दर्द जैसे चक्कर में हों, हरकत और आराम के दौरान सर में दर्द जो गद्दी से शुरू होकर चोटी तक जाए और इस कदर शदीद हो कि पेशेंट ख्याल करे कि सर फट जाएगा और पागल हो जाएगा। हर रोज़ सुबह दिमाग के दरमियान में तपकन वाला दर्द हो और तमाम दिन रहे। सर दर्द जिसकी ज़्यादती जीना चढ़ने से, भूलने से, चलने से, धूप या सर्दी लगने से, दिमागी थकावट के वजह से सर में दर्द हो। सर में दर्द सर पर कसकर पट्टी बांधने से हो, आंखें बंद करने से, बलगमी और सफरावी गैस से सर में दर्द हो, लेटने से या ठंडे पानी से कम हो, सर में सफ़ेद मैल, जर्द बोसी, सर में मोटे खरेंड जिनको उखाड़ने से खून बहे, सर में मोटे खरेंड जर्द मवाद के साथ जो चेहरे तक जाए। नंबर 3 पर आ जाता है आइज़, आँखें। पेशेंट की आंखों में दर्द करने वाला एहसास हो, ऐसा मालूम हो जैसे आंखों के अंदर गैर जिस्मानी छोटी सी चीज़ पड़ी है। पेशेंट को आंखों में रेत का एहसास हो, पुतलियां फैली हुई हों, पपोटों में वार्म और सुर्खी हो, रात को चिपकने के साथ ऊपर के पपोटों का तशंज हो, रोशनी से ज़कीउल हसी हो, खुली हवा में और सुबह के टाइम आंसू आए, पुतली पर दाग या डंग या ज़ख़म, ठंडी हवा लगने से आंसू की नालियों का बंद हो जाना, आंखें जल्द थक जाएं, नज़र में धुंधलापन, ऐसा मालूम हो जैसे पर्दे में से देखा जा रहा है, आँखों में नसूरी खनाजीरी, हर चीज़ की एक ही जानिब दिखाई दे, बाजू में खनाजीरी, आँखों में डंग लगने जैसे दर्द हो, आँखों में ठंडक हो, हिद्दत और जलन तक का भी एहसास हो, हर दफ़ा सर्दी लगने से आँख सख्त और मतूरम हो जाए। नंबर 4 पर आते हैं ईयर, कान। पेशेंट के बाएं कान के सामने की तरफ वार्म जिसमें छूने से दर्द हो, कानों में गाने, गरजने या कड़कने की आवाज़ें सुनाई दें, सुबह के टाइम या खाना निगलते टाइम कानों में कड़कन, चबाते टाइम कानों में कड़कन, कानों में गर्मी और तपकन, कानों में सुइयों का चुभना, ऐसा मालूम हो जैसे कोई चीज़ अंदर से बाहर को धकेली जा रही है। दाहिने कान के पीछे खारिश के दाने होते हैं जो बाद को तर हो जाएं, कान से मवाद मिला सलान हो, पानी में काम करने से बहरापन हो जाए, कानों में खनाजीरी वार्म होता है और गदूदों का बढ़ना, कान सर्दी से ज़कीउल हस हो जाएं, मलेरिया बुखारों के दब जाने से आवाज़ें सही से सुनाई न दें, निगलते टाइम कानों में एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई दें, दर्द और वाम हो। नंबर 5 पर आता है नोज़, नाक। पेशेंट के नाक पर खुसूसन जड़ पर वार्म हो, नथनों में ज़ख़म हो, नाक में खुश्की हो, नाक बंद हो जाए, जर्द रतूबत निकले, अक्सर बगैर ज़ुकाम के, छींकें आएँ या खुश ज़ुकाम के साथ, सुबह उठने पर नाक बंद हो जाए, सर पर दर्द, तर, ज़ख़म और साथ रात के टाइम नाक में खुश्की हो, नाक से बू आए जैसे सड़े हुए अंडों से आती है, नक्सीर खुसूसन सुबह के टाइम मौसम की हर तब्दीली पर ज़ख़म हो जाए, नज़लावी कैफियत, भूख के साथ नज़ला और पेट दर्द, सुबह के टाइम नाक से खून आए, रात के टाइम नाक बंद हो और खुश्क हो जाए, जबकि दिन के टाइम ना तो खुश्की हो और ना बंद हो। नंबर 6 पर आता है फेस, चेहरा।
पेशेंट का चेहरा सफ़ेद, पीला, बैठा हुआ, फूला हुआ, आंखें अंदर घुसी हुई, आंखों के गिर स्याह हल्के, चेहरा जर्द, ऊपर के होंठ पर वार्म हो, सुबह के टाइम चेहरे पर तर खिंड वाले खारिश के दाने, खुसूसन रुखसारों और पेशानी पर, थूक के हदूदों में दर्द करने वाला, वार्म होता है, मूंछों में खुजली के दाने, दाहिनी तरफ निचले जबड़े से कान तक दर्द हो, चेहरे में वार्म का एहसास, चेहरे की हड्डियों में फाड़ने वाले दर्द हो, मुंह और होंठों पर उफार हो, होंठ फटे हुए हों, होंठों के किनारे जख्मी हों। नंबर 7 पर आ जाता है माउथ, मुंह। दांत बजाने की रुग़बत जैसे जाड़े में होती है, दांत मुश्किल से और देर से निकले, पीरियड्स के बाद दांत में दर्द हो, मसूड़ों से खून आए, मसूड़ों में वार्म हो, ज़ुबान पर सफ़ेद मैल हो, ज़ुबान की नोक पर जलनदार दर्द हो जैसे पक गई हो, गर्म ग़िज़ा या पानी पीने से तकलीफ़ात बढ़ जाएं, निगलते टाइम ज़ुबान के नीचे दर्द, जायका खट्टा हो, लेसदार रतूबत निकले और रात के टाइम ज़ुबान खुश्क हो, दांत दर्द करें, ठंडी चीज़ें पीने से, हवा के झोंके से या सर्दी लग जाने से, दर्द खींचने वाला हो, गोली लगने के साथ या सुराख करने वाला हो, पीरियड्स में हमल के दौरान जिसकी ज़्यादती गर्म या ठंडी चीज़ें पीने से हो, दांत ठंडी हवा से खुसूसन ज़की उल हस हो, दांतों से बदबू निकले, जबड़े में नसूर हो, ज़ुबान की नोक पर फोड़े जैसे दर्द हों जिसकी वजह से खाना पीना मुश्किल हो जाए। नंबर 8 पर आता है थ्रोट, हलक। पेशेंट के हलक में दर्द जो कानों तक फैले, निगलते टाइम हलक में सुइयां चुभें, निगलते टाइम हलक में सुकड़न का एहसास हो, नरखरे और ख़ज़ा की नाली में ईंधन डर सुकड़न हो, हलक के गदूदों का मुतुरम होना, बलगम खनखारना। नंबर 9 पर आता है स्टमक, मैदा। पेशेंट को सुबह के टाइम दरिंदों वाली भूख लगती है, प्यास की ज़्यादती, डकारें कसरत से हो, ग़िज़ा के मज़े की या बेमज़े की, रतूबत की मुतली, सुबह के टाइम थूक की ज़्यादती और लर्ज़ा और आँखों के सामने अंधेरे के साथ मुतली हो, मुंह से खट्टे थूक बहें, दूध पीने से मुतली हो, खट्टी कै खुसूसन दांत निकलने के ज़माने में हो, मैदे में वार्म हो, ऐसा मालूम हो जैसे कि मैदा ढोल की तरह बड़ा हो गया हो, मैदे में जलन जो हलक तक पहुँचे, खाना खाने के बाद छूने से मैदे में दर्द हो, मैदे से सर की जानिब गर्म खून के दौरे होते हैं, मैदे में बोझ हो, ऐसा मालूम हो जैसे पत्थर रखा हो, खाने के बाद मैदे में शदीद बोझ हो, गोश्त से, उबली हुई चीज़ों से, तंबाकू नोशी से नफ़रत हो, नाकाबिले हज़म चीज़ें मसलन चाक, कोयला और पेंसिलों के खाने की ख्वाहिश हो, अंडे, नमक और मिठाई की, शराब की ख्वाहिश हो, दूध पीने के बाद मुतली हो, खट्टी डकारें और मुंह से पानी आए, दूध से, मुर्गन ख़ज़ाओं से, घी से, मक्खन से और चर्बी से नफ़रत हो, काम के बाद भूख का ना रहना, कलेजा जले और ऊंची आवाज़ से डकारें आएँ, मैदे में ईंधन जिसकी ज़्यादती ठंडे पानी या दबाने से हो, गर्म ग़िज़ा का क्या हो जाना, मैदे में दर्द, बेहद परेशानी, मैदे में बोझ के एहसास के साथ। नंबर 10 पर आता है एब्डोमेन, पेट। पेशेंट को पेट में मामूली से दबाने से भी ज़की उल हज़ी हो,
तंग कपड़े बर्दाश्त ना हो, ऐसा मालूम हो जैसे पेट पर पट्टी बांधी हुई हो, और इसके साथ मैदे में तपकन हो, जिगर के मुकाम पर दर्द हो, जिगर के मुकाम पर हर कदम पर बोझ हो, पेट सख्त और पेट में बेहद उफार हो, आंतों में अक्सर शदीद ईंधन हो, खुसूसन शाम के टाइम और रात के टाइम रानों में ठंडक के साथ, पेट में दर्द जो पिठ की तरफ जाए, पेट के दाहिने तरफ पसलियों के नीचे दर्द जो पैरों तक जाए, पेट में तनाव और दर्द हो, बच्चों के पेट के हदूद मतूरम हो जाएं और बढ़ जाएं, पित्ते की पथरियों के दर्द, पेट में चर्बी का बढ़ जाना, आंत उतरना, बच्चे चलना देर से सीखें, हदूदों का बढ़ना और दर्द करना, पेट के निचले हिस्से में दर्द करने वाला दबाव ख़ुसूसन जिस्मानी मेहनत से हो, झुकी हुई हालत में पेट में ठंडक का एहसास हो, पेट में नाफ के मुकाम के गिर्द मरोड़ने वाला दर्द हो, रैम के मुकाम में नीचे आने वाला दर्द हो। नंबर 11 पर आते हैं स्टूल, पखाना। पेशेंट के बवासीरी मसे मतूरम हो जाएं, बाहर निकल आएँ और पखाना करते टाइम दर्द करें, मिंबर से खून आए, मिंबर से रतूबत रसे जिसमें मछली की बू हो, मिंबर्स में निचले हिस्से में भारीपन का एहसास हो, मिंबर्स में तमाम टाइम दोपहर तक ईंधन हो, नोचन हो, सुइयों का चुभना बेहद परेशानी के साथ, जिसकी वजह से पेशेंट बैठ ना सके और चलने पर मजबूर हो, मिंबर्स और मकद में जलन हो, मिंबर्स में कीड़ों की तरह से रिंगन हो, पखाना अक्सर सख्त हो, सड़े हुए अंडों की तरह, सफ़ेद खट्टा या दस्त मट्टी की तरह मालूम हो, इसहाल और मैदे में तेज़ाबियत हो और खींच कर निकले। ये सब अलामात फेफड़ों की डेग से पहले हो, कब्ज़ और पखाना बड़ा और सख्त हो, मेंबर्स में सुकड़न हो, मेंबर्स में शदीद गोली लगने के से दर्द हो, पखाने के घंटों बाद तक मकद में बेहद तहरीक हो, सोते टाइम खारिश शुरू हो और कई घंटों तक तकलीफ़ दे, बवासीरी मसे जो पतले पखाने पर भी दर्द करें, इन मसों में चलते टाइम दर्द हो। नंबर 12 पर आता है यूरिनरी ब्लैडर, मसाना। सख्त स्याह पेशाब बगैर रसूब के, स्याह मटियाला सफ़ेद रसूब के साथ, पेशाब की कसरत, पेशाब करते टाइम पेशाब की नाली में जलन, पेशाब का अज खुद रात के टाइम निकलना, पाँव भीग जाने से पेशाब की तकलीफ़ात हों। नंबर 13 पर आता है मेल, मर्द। गुनगट, हशफा और मखरज का मतूरम हो जाना, हशफा और गुंगट के नीचे ज़रा सी जर्द मवाद का ज़हूर बज़ीर होना, ख्वाहिश जमा की ज़्यादती इस्तादगी में कमी के साथ और बहुत जल्द इंजाल हो जाए और इसके बाद कमज़ोरी की ज़्यादती हो, रात के टाइम अक्सर इतलाम हो जाए जिसकी वजह से जिस्म और दिमाग कमज़ोर हो जाए, 3 बजे सुबह ख्वाहिश नफसानी बेहद बढ़ जाए। नंबर 14 पर आता है फीमेल, औरत। पेशेंट को पीरियड से पहले सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, जाड़ा और सलाने रैम, पीरियड्स के दौरान रैम में काटने वाला दर्द हो, पीरियड्स बहुत जल्द और मिकदार में ज़्यादा हों, ज़्यादा दिन तक रहें, दांत में दर्द और पाँव में ठंडक और चिपचिपाहट के साथ, ज़रा सी तहरीक भी पीरियड्स को दोबारा जारी कर दें, सलाने रैम दूध की तरह, खारिश और जलन के साथ, पीरियड से पहले और बाद में जलन और खारिश, छोटी लड़कियों में खारिश और सलाने रैम ख्वाहिश बढ़ जाए और हमल जल्द करार पाए, पस्तानों में गर्मी और वार्म, पीरियड से पहले पस्तान मतूरम हो और दर्द करें, दूध मिकदार में ज़्यादा मगर बच्चे को पसंद ना आए, दमवी मिजाज, मस्तूरात में दूध की कमी, पस्तानों में उफार के साथ,
इलात तनासल के गिर्द पसीने की ज़्यादती, पीरियड्स की ज़्यादती के साथ बांझपन, इलात तनासल में वार्म, पस्तानों के हदूदों में वार्म जैसे पक रहे हों, खुसूसन जब छुआ जाए, पीरियड्स के दरमियान खून का सलान जो दिमागी तहरीक या काम से पैदा हों, दर्द वाले पीरियड्स जिनमें खून के साथ बहुत दर्द के साथ लोथरे निकलें, पानी में काम करने के बाद पीरियड्स रुक जाएं, रहम के मुंह में डंग लगने के से दर्द, शर्मगाह की नाली में दर्द हो, शर्मगाह में शदीद खुजली और फोड़े का सा दर्द हो, मेहनत से रहम अपनी जगह से गिर जाए, हमल के दौरान चलने से बेहद थकावट और पैरों में लंगड़ापन के एहसास की वजह से थकावट हो, नफास बहुत अरसा तक जारी रहें, दूध के रंग का हो, पस्तान फूले हुए मगर दूध कम हो, पस्तानों में वार्म और इनमें चाकू लगने के से दर्द हो, पस्तानों पर ज़ख्म जिनको छूने से फोड़े का सा दर्द हो, नौज़ायदा बच्चों की सर पर महासे या छोटे छोटे गोमड़ या बटुरियाँ हों इस दुआ से ठीक होती हैं। नंबर 15 पर आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस। पेशेंट को शाम के टाइम लेटने के बाद सीने में सीटी की आवाज़ें सुनाई दें, सुबह के टाइम बगैर दर्द के आवाज़ बैठ जाए, गहरी सांस लेने की बार बार ज़रूरत पड़े, जीना चढ़ने या थोड़ी सी बुलंदी चढ़ने से सांस फूल जाए, खांसी, हलक में सरहट जैसे हलक में पर लग रहे हों, रात के टाइम खुसूसन रात के टाइम पहले खुश फिर मिकदार में ज़्यादा बलगम निकले, ऐसा मालूम हो और ऐसा दर्द हो जैसे सीना फट गया है, खांसी सुबह के टाइम जर्द बलगम के साथ खांसी जिसके तहरीक सांस लेने से खाने से बलगम मीठा हो, खून मिला हो, सीने में दर्द के एहसास के साथ, हारमोनियम बजाते टाइम या खाते टाइम खांसी बेहद दम फूले, बलगम सिर्फ दिन के टाइम निकले या बलगम गाढ़ा जर्द खट्टा हो, सांस लेते टाइम शाम को सीने में तंगी और सुकड़न हो, ऐसा मालूम हो जैसे सीना खून से बड़ा है, सीने में परेशानी हो, सांस लेने में सीने के अंदर काटने वाला या फोड़े का सा दर्द हो, दम घुटने के दौरे, सुकड़न, तंगी सीने में दर्द जिसकी ज़्यादती जीना चढ़ने से या बुलंदी पर चढ़ने से हो, पेशेंट को बैठ जाना पड़े, सीने में तेज़ दर्द, आगे से पीछे की तरफ ताज़ा हवा की ख्वाहिश, दमा, सुबह के टाइम हलक और फेफड़ों में खाक का एहसास हो, पहली नींद के बाद खांसी हो, दाने फेफड़े के दरमियानी हिस्सा ज़्यादा मऊफ होता है, सीने में और सीने के अतराफ़ में सुइयाँ चुभें, हरकत करते टाइम सांस लेने से और मुआफ़त जानिब लेटने से फेफड़ों में दनबल बन जाएं। नंबर 16 पर आता है हार्ट, दिल। पेशेंट में रात के टाइम और खाने के बाद धड़कन होती है, सीने में सर्दी के एहसास के साथ, सीने में सुकड़न और बेचैनी के एहसास के साथ, खुजली के दानों के रुक जाने के बाद धड़कन परेशानी के साथ, शरियानों में बेहद तपकन होती है। नंबर 17 पर आता है बैक और नेक, पिठ और गर्दन। गर्दन के गुदूदों का सख्त और मतूरम होना, गर्दन के गुदूदों में बेदर्द की सोजन, गुर्दों के गुदूदों में दर्द हो, सर फेरने पर गर्दन में दर्द हो, कमर और पिठ में दर्द हो, ऐसा मालूम हो कि मोच आ गई है और अपनी जगह से उठा ना जा सके, कंधों के दरमियान खींचने वाला दर्द हो, कमर में बाई के दर्द, तेज़ कमज़ोरी, गर्दन अकड़ जाए और सख्त हो जाए, गुर्दों के मुकाम में दर्द हो, कंधों के हड्डियों के दरमियानी हिस्से में दर्द हो,
जिसकी ज़्यादती सवारी से, चीखने से, जमाई लेने से, खांसने से या दीगर किस्म के झटकों से हो और जिसकी वजह से सांस में दिक्कत हो। नंबर 18 पर आते हैं हैंड और फुट, हाथ और पाँव। हरकत देने से बाजू में दर्द करें और अगर बाजू पर लेटा जाए तो सुन्न हो जाएं। एक जगह एक या दूसरी बाजू में ईंधन, बाएं बाजू में कमज़ोरी और फालिज, दाहिनी कलाई में मोच कसा दर्द हो। सुबह के टाइम जागने पर जोड़ों में दर्द हो, ऐसा मालूम हो जैसे मतूरम हो गए हैं, मगर दर हकीकत इनमें वार न हो। हाथों का कांपना, उंगलियों के जोड़ों का मतूरम होना, बाएं कंधे के जोड़ में सुइयां चुभें, अगले बाजू के बैरूनी जानिब नौबती काटने वाला दर्द हो, उंगलियों में जान बाकी ना रहे, हथेलियों में पसीना आए, पाँव में दर्द करने वाली थकावट जैसे बहुत ज़्यादा चलने से हुआ करती है, टांगों में ईंधन हो, पंडलियों में रात के टाइम ईंधन हो, तलवों में, पाँव के अंगूठों में ईंधन, शाम के टाइम बैठने पर टांगे सुन्न हो जाएं, तलवों में जलन, पाँव ठंडे और चिपचिपे, पाँव पर पसीना हो, पाँव में फोड़े का सा दर्द हो, रानों पर खारिश हो, पानी में काम करने से अर्के नसा का दर्द हो, घुटनों में गठियावी दर्द हो, बाएं के दर्द ठंडी या मरतूब हवा के लगने से तेज़ दर्द हो, ऐसा मालूम हो जैसे मोच आ गई है। नंबर 19 पर आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मखसूस ख्वास। उज़लात में ईंधन हो, जिस्म का कांपना, बेहद थकावट हो जिसकी वजह से चला ना जा सके, जल्द मोच आए या थकावट हो और कोई चीज़ उठाई ना जा सके, सुबह के टाइम बेहद कमज़ोरी होती है, जीना चढ़ने से बहुत थक जाए, ज़ुकाम और सर्दी जल्दी लगे, मिर्गी के दौरे हों, बच्चों में, नौजवानों में मोटा होने की रुग़बत हो, जिस्म में बेहद भारीपन, बच्चे चलना ना सीखें या चलने की इनमें रुग़बत ना हो और इसलिए वो ज़मीन पर पैरों को ही ना रख सकें। नंबर 20 पर आता है स्किन, जिल्द ना तंदुरुस्त, जिल्द पर ज़ख़म हो, छोटे छोटे ज़ख़म भी पक जाएं, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से में महासे हों, मुख्तलिफ़ हिस्से में खारिश हो, निचले होंठ के सुर्ख हिस्से पर किनारों पर खरेंड वाले दाने हों, जिल्द खुश्क और झुर्रियाँ पड़ जाएं, दाहिने कान के पीछे तर उफार हो, हाथों या उंगलियों का फटना। नंबर 21 पर आता है स्लीप, नींद। दिन में नींद का गलबा और थकावट हो, सुबह के टाइम पेशेंट को जगाया ना जा सके, मुसलसल बेख्वाबी, जब आंखें बंद करे शक्लें दिखाई दें, रात को नींद देर से आए, दिमाग में ख्यालात की इज्तिमा से बेख्वाबी, हर शोर से चौंक पड़े और डर मालूम हो, रात के टाइम बार बार जागे, कोई ना खुशगवार ख्याल रात को बार बार जगा दे, ख्वाब दुराने और परेशान कम, रात को देर से सोए या 2 या 3 बजे सुबह तक ना सो सके, बच्चे आधी रात के बाद रोएं, चुप ना हो सकें। नंबर 22 पर आता है फीवर, बुखार। अंदरूनी जाड़े की ज़्यादती, यके बाद जाड़े और बुखार, जाड़े के बाद प्यास लगे, नौबती बुखारों में जब जाड़ा मैदे से एक ठंडे परेशान कुन बोझ की तरह शोर शुरू हो, ये बोझ जाड़े के साथ बढ़े और घटे, अक्सर बुखार की तमतमाहट, खुसूसन रात के टाइम अंदरूनी गर्मी, खुसूसन हाथों और पाँव में सुबह के टाइम ज़ुबान में खुश्की के साथ, बुखार पसीने के साथ, बुखार की
बार बार तमतनाहट, परेशान कुन धड़कन के साथ, बुखार के बाद जाड़ा, हाथ ठंडे, नब्ज़ बढ़ी हुई और जल चले, मामूली मेहनत से पसीने की ज़्यादती हो, सुबह के टाइम पसीने की ज़्यादती हो, रात के पसीने हो, रात को के पसीने ख़ुसूसन सर पर, गर्दन पर और सीने पर, दिल का बुखार, पीरियड्स के दौरान में रात के टाइम गर्मी या बुखार, बेचैनी, नींद के साथ बच्चों के सर पर पसीना हो। नंबर 23 पर आता है डेफिशिएंसी एंड एक्सेस, कमी और ज़्यादती। कलकरी काब के पेशेंट को खुली हवा से डर होता है, ठंडी और मरतूब हवा से ज़कीउल हसी हो, धूप भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, मामूली सी मौसम की तब्दीली तकलीफ़ात पैदा करती है या बढ़ा देती हैं, गुस्ल करने और पानी से खौफ होता है, अंगड़ाइयाँ लेने की और कंधों को पीछे की तरफ झुकाने की रुग़बत होती है, लेकिन अंगड़ाइयाँ लेने की खातिर जिस्म को मरोड़ने से बाई के दर्द बढ़ते हैं, सुबह सवेरे तकलीफ़ात बढ़ती हैं। कलकरी काब का पेशेंट अमूमन इस टाइम ख़ुद को बेहतर महसूस करता है जब इसको कब्ज़ होती है। कलकरी काब के इसहाल अमूमन दोपहर को बढ़ते हैं। कलकरी काब के दर्द ज़्यादातर बिस्तर पर लेटने से या बैठने से महसूस होते हैं और इन हिस्सों में ज़्यादा होते हैं जिन हिस्सों में लेटा रहा हो। आधी रात के बाद और सुबह सवेरे जागने पर तकलीफ़ात बढ़ती हैं। पानी में काम करने से या नहाने से तकलीफ़ात बढ़ती हैं। खाने के बाद, गोश्त खाने या दूध पीने के बाद, दिमागी मेहनत से, लिखने से, कपड़े के दबाव से, किसी भारी चीज़ के उठाने से, झुकने से, खुली हवा में, ठंडी हवा में, मरतूब मौसम में चलने से तकलीफ़ात बढ़ती हैं। इसको धूप बर्दाश्त नहीं हो सकती। रोशनी से किसी चीज़ पर नज़र जमा कर देखने से, ऊपर की तरफ देखने से तकलीफ़ात कम होती हैं। लेटने से, मालिश से, बुलंदी पर चलने से बुलंदी से या तहरीक से कमज़ोरी मालूम होती है। ये थे कलकरी काब के सिम्टम्स। चलें अब इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। डोज़: कलकरी काब 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। कलकरी काब 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 2 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। कलकरी काब 1 m पोटेंसी में 3 ड्रॉप्स हफ्ते में 1 दफ़ा 1 स्पून पानी में लेने हैं। कलकरी काब क्यू मदर टेंचर में 10 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 1 कप पानी में लेने हैं। ये थी इसकी डोज़। चलें अब इसके इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको एक्शंस में बता दिए हैं और साइड इफ़ेक्ट्स ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक नज़र नहीं आए। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही अच्छी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मास्क पहने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।